नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सही होंगे। तो आज हम लोग दूसरे पार्ट में हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण और परावर्तन के बारे में। आपका दूसरा टॉपिक जो है आपके बुक में आप जाके जरूर पढ़ें, आपका प्रवर्तन है। तो सबसे पहले प्रवर्तन जिस माध्यम से होती है, हम लोग पिछली बार पढ़े थे कि परावर्तन एक घटना है जो प्रकाश की किरण और अपारदर्शी माध्यम इन दोनों की मदद से होती है। तो वो अपारदर्शी माध्यम जो किरणों को क्या करता है, किरणों को अपने पार नहीं होने देता है, परंतु ये घटना का मतलब होता है कि प्रकाश की किरण जाएगी और ये क्या होगी, टकरा के लौटेगी। तो टकरा के लौटने के लिए जरूरी है कि यहाँ पे प्रकाश की किरण की क्षति ना हो। तो इस क्षति से बचाने के लिए हम ऐसे धातुओं का प्रयोग करते हैं जो चमकीला हो, जो किरणों को ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करे। हमें ऐसी सतह प्राप्त करनी होगी जो किरणों को क्या करे, प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट करे, मतलब उसको लौटा दे। तो इस घटना को ही परावर्तन कहते हैं। तो इसके लिए जो ये यंत्र बनाया जाता है जो कि प्रकाश को परावर्तित करता है, उस यंत्र को ही हम कहते हैं दर्पण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दर्पण का निर्माण कैसे किया जाता है। तो दर्पण के निर्माण एक पारदर्शी माध्यम लेते हैं। पारदर्शी माध्यम दो टाइप के हो सकते हैं, या तो हम गोलाकार वक्र मतलब टेढ़ा ले सकते हैं, या हम समतल ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने जो लिया है पारदर्शी माध्यम, वो हम क्या किए हैं कि वो हम एक तो समतल लिए हैं। क्या लिए हैं दोस्तों? एक समतल माध्यम लिए हैं। मतलब ये पारदर्शी माध्यम है, इसके आर पार कोई भी किरण क्या हो सकता है, जा सकती है। हम ये क्या लिए, समतल माध्यम लिए। दूसरा हम एक माध्यम ले लिए, गोलाकार माध्यम ले लिए। कैसा ले लिए? गोल माध्यम ले लिए। अब चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बात करते हैं कि क्या है कि हम लोग गोल माध्यम ले लिए। अब ये दोनों का क्या गुण है कि ये दोनों के दोनों पारदर्शी है, मतलब इसके आर पार किरण हो जाएगा। यानी अगर अभी किरण भेजें तो ये आर पार किरण इसके से हो जाएगी। परंतु हमें क्या चाहिए, परावर्तन की घटना हम करना चाहते हैं, मतलब हमको इस किरण को रोकना है। तो कहा जाता है सबसे चमकीला जो है वो चांदी है। तो इसलिए हम चांदी का लेप लगाने की कोशिश करते हैं, जिस काम को कहते हैं रंजित करना। तो इस पारदर्शी माध्यम, या तो ये हो सकता है कांच का आयताकार कांच हो, या तो हो सकता है ये कांच का गोला। क्या है? कांच का गोला है, मतलब पारदर्शी माध्यम का। अब इसको हम क्या करें, सबसे चमकीला जो किरणों को ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करे, तो इसको हम क्या करते हैं, एक तरफ रंजित कर देते हैं, मतलब चांदी का लेप लगा देते हैं। दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं, रंजित करते हैं, चांदी का लेप लगा देते हैं। इसको रंजित करना भी कहते हैं या रंजित करना कहते हैं। रज मींस चांदी होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं रंजित करना। अब ये चांदी छूट ना जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पे गहरे रंग का पेंट लगा देते हैं, मतलब उसके बाद भी हम पेंट कर देते हैं। तो चूंकि चांदी चमकीला है और ये पारदर्शी है, तो अंदर का चांदी दिखेगा। अब इस तरफ भी क्या होगा, चांदी दिखेगा। तो इधर वाला साइड कहलाएगा हमारा परावर्तक सतह। परावर्तक सतह मतलब चांदी जिधर लगाए उसके विपरीत साइड क्या सतह बन गया, कौन सी सतह बन गई, परावर्तक सतह। और यही परावर्तक सतह क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। क्योंकि ये हम समतल लिए थे, इसका क्या लिए थे, हम समतल लिए थे, इसलिए इस दर्पण का नाम हुआ समतल दर्पण। आशा है समतल दर्पण आप बनाना समझ गए होंगे दोस्तों कैसे बनता है। अब हम बात करते हैं, एक गोलाकार ले लिए, एक गोला ले लिए। अब हमने इसमें क्या किया कि इसको भी हमको उसी टाइप से, अभी तो किरण पार हो जाएगा परंतु किरणों को रोकना है। तो किरणों को रोकने के लिए हम क्या किए, चमकीला सतह। तो चमकीला सतह बनाने के लिए हमने क्या किया, इस सतह पे और इसके अंदर फिर एक बार हमने बाहर क्या किया, कुछ हिस्से पे हमने बाहर से और कुछ हिस्से पे हमने अंदर से लगा दिया। ठीक है, बाद में इसको बात करते हैं। तो अब क्या होगा दोस्तों, इसका अंदर से लगाए हैं इसलिए इसका बाहरी सतह चमक रहा होगा, चांदी चमक रहा होगा। तो इसका ये वाला हिस्सा मतलब उभरा वाला हिस्सा क्या होगा, परावर्तक होगा, मतलब ये दर्पण होगा, परावर्तक सतह होगा। इसका उभरा हिस्सा जो होगा, चूंकि धसे हिस्से में हमने रंजित कर दिया है, यहां हमने रंजित कर दिया है और पेंट कर दिया है, इसलिए इसका उभरा हिस्सा क्या होगा, परावर्तक सतह। यानी ये उभरा वाला दर्पण हो गया, परावर्तक या उभरा दर्पण कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके, चूंकि उभरे हुए हिस्से मतलब इस हिस्से पे हमने रंजित किया है और फिर पेंट किया है, तो इसका जो आंतरिक हिस्सा है ये हो गया हमारा परावर्तक
सतह, मतलब धसा प्रवर्तक सतह, धसा प्रवर्तक सतह। यानी अब देखिए ये उभरा प्रवर्तक सतह और ये क्या है, धसा प्रवर्तक सतह। तो जब हम धसा प्रवर्तक सतह की बात कर रहे हैं तो धसा को हम अवतल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल। और ये जो उठा हुआ है इसको हम उत्तल भी बोलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि उत्तल दर्पण कैसे बनता है और अवतल दर्पण क्या बनता है। मतलब अगर प्रवर्तक सतह किसी गोले को हम इस रूप में काट दें कि ये इसका धसा हुआ भाग परावर्तन का काम करे तो अवतल है, और उठा हुआ भाग परावर्तन का काम करे तो ये क्या है, प्रवर्तक का काम करे तो उत्तल है। और इस हिसाब से हमारा गोलीय दर्पण, चूंकि ये गोले से हम बनाए हैं इसलिए इसे तो ऐसे तो कहते हैं गोलीय दर्पण, परंतु इस उभरे भाग को हम क्या कहेंगे, उत्तल गोलीय दर्पण, और इस धसे भाग को क्या कहेंगे, अवतल गोलीय दर्पण। आप समझ गए होंगे दोस्तों कैसे दर्पण का निर्माण होता है। अब इस पे हम कोई किरण लाते हैं, हमने इसका निर्माण क्या किया, हमने इसका निर्माण तो कर लिया। अब हम एक समतल दर्पण पहले ले लेते हैं, अब देखते हैं कि क्या होगा। इसको हम बस यहां सीधा लिए हैं, अब इसको हम पट्टे पार दिए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको हम रजित किए और कह सकते हैं इसी में हमने क्या कर दिया, गहरे रंग का पेंट कर दिया। तो अब हमारा परावर्तक सतह किधर होगा, ऊपर दोस्तों। अब हमारा परावर्तक सतह क्या होगा, ऊपर होगा। अब ऊपर से हम कोई प्रकाश की किरण लाएंगे, एक किरण। अब सारे किरण दिखा सकते हैं, पर तो हम कोई एक किरण लाते हैं, जैसे एक किरण आएगा वैसे ही। तो कहता है कि जब हम कोई प्रकाश की किरण इस पे लाते हैं, कहां पे, परावर्तक सतह पे, तो ये जो एक किरण कहां से आ रहा होगा, किसी प्रकाशीय स्रोत से आ रहा होगा। हो सकता है मान लेते हैं कि सूर्य से आ रहा है। कहां से आ रहा है, सूर्य से, मतलब प्रकाशीय स्रोत से एक प्रकाश की किरण आया। तो ये जो आने वाली किरण है, कहां पे आने वाली, परावर्तक सतह पे आने वाली या दर्पण पे आने वाली। कहां पे, परावर्तक सतह, या इसी को हम क्या बोलेंगे, दर्पण। तो दर्पण पर जो आने वाली किरण है, इस किरण को नाम दिया गया आपतित किरण। ठीक है दोस्तों। अब ये जहां पे टकराया, इस परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे टकराया, अब आपको यहां पे एक चीज और सोचना है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ शीशा क्या होगा, मोटा होगा दोस्तों। ये क्या होगा, शीशा कुछ ना कुछ मोटाई वाला होगा, क्योंकि शीशा है। तो कहां से परिवर्तन होगा, ये चांदी के ऊपर से या ठीक है शीशा के ऊपर से। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो ये तो शीशा पारदर्शी है, शीशा क्या है, पारदर्शी है, तो ये शीशा से तो पार कर जाएगा। तो ये परावर्तित कहां से होगा, चांदी अपवर्तित है, मतलब अपार क्या है, चांदी अपारदर्शी है, तो चांदी के लेप पर जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहां पे जाएगा, चांदी के लेप तक जाएगा। तो चांदी के लेप पे मतलब परावर्तक सतह के विपरीत वाला सतह पे तक जाएगा, और इस बिंदु पे, जिस बिंदु पे मिला है ये आपतित किरण, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे दोस्तों, आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है, जिस बिंदु पे आपतित किरण मिलती है, आती है या गिरती है, या कहीं कहीं अलग अलग डिफिनेशन अपना लिखा हुआ होगा। अब यहां से क्या होता है, कहता है ये ठीक जितने कोण बना के आई है ना, उतने ही कोण बना के ये लौट जाती है, क्योंकि लौटेगा ही, क्योंकि चांदी से टकराया है। और चांदी क्या होता है, सबसे चमकीला होता है, वो सबसे ज्यादा परावर्तित कर देता है, किरणों को सोखता नहीं बल्कि वो लौटा देता है। तो ये जो किरण आपतन बिंदु पे टकराने के बाद उतने ही कोण पे उधर गया, तो उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। अब ये कितने कोण से गए, ये हमको कैसे पता होगा, तो कहते हैं इस आपतन बिंदु पे और परावर्तक सतह पे क्या करें, आप लंब डाल दें। तो लंब डाल दिए, मतलब परपेंडिकुलर। तो इसको, ये काल्पनिक चीजें चल रही है, मतलब हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे, मतलब आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। तो कोण का संबंध है, तो कहते हैं इधर जो कोण बना है ना, अभिलंब और आपतित किरण के द्वारा जो कोण बना है, इसको आप बोलिए आपतन कोण बोलिए। क्या बोलिए, आपतन कोण। कहीं कहीं इसको आई से भी डिनोट करते हैं। और ये जो है, ये अभिलंब और इधर परावर्तित किरण, तो इसे आप परावर्तन कोण बोलिए, परावर्तन कोण बोलिए। अब इसको कहीं कहीं आर से डिनोट करते हैं। तो नियम बनाया गया कि परावर्तन के जो नियम होंगे, कहीं भी परावर्तन की घटना होगी तो वहां पे दो घटनाएं जरूर होती है, देखने को मिली है। और ये चीज तार्किक रूप से सिद्ध किया गया कि दो घटनाएं हमेशा मिली। पहला
ये कि वहां पे जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु पे ही था, मतलब सभी एक जगह पे था। मतलब क्या बोला गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। वो तल कहां पे होता है, वो चांदी का लेप वाला तल है, क्योंकि वो चांदी के लेप पे से होके आ रहा है, वहां से टकरा के आ रहा है। तो बोला गया तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर बोला गया कि कभी भी जब परावर्तन की घटना होती है तो वहां जो आपतन कोण बनता है, मतलब कोण आई बराबर होता है कोण आर। आप इसे लिख सकते हैं, आपतन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण। किस नियम में, परावर्तन के नियम में। और ये क्वेश्चंस खूब पूछा जाता है कि परावर्तन का नियम, तो परावर्तन के नियम में आप इस चीज को लिखेंगे। इसका पूरा थ्योरेटिकल कि आपको कैसे लिखना है, वो चीज आपको जो नोट्स वाइज हम पढ़ाए हैं उसमें आपका पूरा हम कि कैसे लिखना है, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ये हम समझाने के लिए कि इसको आप कैसे समझ सकते हैं, इस हिसाब से हम यहाँ पे बोर्ड पे समझा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब आप आज क्या सीखे, दर्पण का निर्माण कैसे करते हैं, दूसरा परावर्तन के नियम क्या हैं, कौन कौन से किरणों को, आने वाली किरणों को क्या कहते हैं, जाने वाली किरणों को क्या कहते हैं, अभिलंब कहां पे दिया जाता है, परावर्तन की घटना किस तल से होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस और भी बन रहा हो और इसमें इस चीज में समझने की जरूरत पड़ रही हो, और या तो आपको समझ में नहीं आया हो, तो एक बार जरूर नीचे कमेंट कर लें। हम फिर से उसको कोशिश करेंगे कि आपको किसी न किसी माध्यम द्वारा उसको फिर से समझाने की कोशिश करें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दर्पण का हमने कैसे निर्माण किया। अगले पार्ट में हम दर्पण के भाग और दर्पण के कुछ कार्य को पढ़ेंगे, और इस परावर्तन की घटना के द्वारा आगे प्रतिबिंब का निर्माण होगा और इसमें बहुत सारे सूत्र का निर्माण होंगे। तो आगे अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। अगले पार्ट में याद रखें प्रतिबिंब निर्माण और दर्पण के प्रकारों को, दर्पण के भाग की चर्चा करेंगे। गुड लक दोस्तों।